हेलो, नमस्कार। मेरे चैनल स्टडी नोट्स पर आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय प्राचीन सिक्कों का इतिहास। ठीक है, तो भारतीय प्राचीन सिक्कों का इतिहास से मतलब क्या है कि भारत में सबसे पहले सिक्के कब चले, उनका निर्माण कैसे प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है कि उन सिक्कों से जो जानकारी हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो सिक्कों से हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं, उस समय की समृद्धि हुई, अर्थव्यवस्था हुई, या फिर उस राजा की रुचियां हो गई। ठीक है, इस बारे में हमें जानकारी मिल जाती है उस समय की। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र, और इंग्लिश में कहते हैं न्यूस्टेमेटिक्स। ठीक है, और सिक्कों से हमें उसके समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, काल निर्धारण करने में भी सहायता मिलती है। राजा के नाम व उनके धर्म, उनकी रुचियां व उनके साम्राज्य की अर्थव्यवस्था व समृद्धि का पता चलता है। अब देखिए, समृद्धि और अर्थव्यवस्था का कैसे पता चलता है। जैसे कुषाणों ने सोने के सिक्के बिल्कुल शुद्ध रूप में चलाए थे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उस समय के उनकी जो अर्थव्यवस्था थी और उनकी समृद्धि थी वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, उस समय धन धान्य की कमी नहीं थी। तो अब शुरू करते हैं कि कैसे धीरे धीरे जो सिक्के हैं उनका प्रचलन आरंभ हुआ और उनका निर्माण कब शुरू हुआ। ठीक है, हम सिक्कों के इतिहास को एक क्रमानुसार पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पहले हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, और जब पहली बार धातु के सिक्के बने, तो इस तरह से हम टॉपिक पढ़ेंगे। और आज हम मौर्य काल तक पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्य काल के सिक्कों तक, इसके इतिहास तक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा कालीन मोहरे, क्योंकि उस समय मोहरे ही थी। जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता, तो उसमें हमने पढ़ा था कि उस समय कोई भी मुद्रा नहीं थी और जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय पद्धति द्वारा होता था, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान। ठीक है, और इस समय कोई भी सिक्का हमें नहीं मिलता है इस समय से, और जो मोहरे हैं वो मिट्टी की मिलती हैं। ठीक है, यानी कि वो मोहरबंदी, जिनको मुद्रांकन कहा जाता था। ठीक है, ये हमें हड़प्पा काल से प्राप्त होती है। अब आते हैं वैदिक काल। देखिए, वैदिक काल से हमें दो नामों का उल्लेख मिलता है, निष्क और शतमान। ठीक है, ये वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, और ये दो मुद्राएं कही गई हैं कि निष्क और शतमान दो मुद्राएं थी, लेकिन इनके सिक्के होने का प्रमाण हमें कोई नहीं मिला कि कोई प्रमाण मिला हो कि ये निष्क मुद्रा है या फिर ये शतमान मुद्रा है। लेकिन हाँ, निष्क के विषय में एक अनुमान लगाया गया है कि जो निष्क है ना, ये एक आभूषण हो सकता है, कि उस समय व्यापार करने के लिए निष्क नाम का जो आभूषण था उसका प्रयोग किया जाता हो। तो ये सारी जानकारी हमें वैदिक काल से प्राप्त सिक्कों के बारे में प्राप्त हुई है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भारत में सबसे पहले धातु के सिक्के कब बने थे। तो बने थे 500 ईसा पूर्व या फिर 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये जो है बुद्ध का समय था, और उस समय सर्वप्रथम धातु के सिक्कों का निर्माण किया गया। ठीक है, और इन सिक्कों पर जानवरों के चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, जानवर के चिन्हों के आकृतियां मिलती हैं। कौन कौन से? पेड़, मछली, पहाड़, सांड, हाथी व अर्धचंद्र। अब देखो, ये जितने भी आकृतियां हमें मिली है, इससे क्या पता चलता है कि उस समय के जो मतलब समाज था या मनुष्य था वो प्रकृति प्रेमी था। ठीक है, अब देखिए कि ये जो आकृतियां हैं, ये आखिर जो धातु के सिक्के थे उन पर बनाई कैसे जाती थी। तो वो है ठप्पा मारकर या फिर चोट मारकर या दबाव देकर। ठीक है, यानी कि धातु को आहत करके। ठीक है, इन चित्रों का अंकन किया जाता था।
तो इसीलिए इन मुद्राओं को क्या कहा गया, आहत कहा गया या फिर पंचमार्क। ठीक है, पंचमार्क कहा गया। ये जो आहत सिक्के थे ये कौन सी धातु के थे, चांदी की धातु के। ठीक है, कौन सी धातु के थे, चांदी की धातु के। देखो सोने के भी धातु बताए गए हैं कि सोने के भी थे, लेकिन उसके प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन चांदी के जो आहत सिक्के हैं वो मिलते हैं। ठीक है, उनके साक्ष्य हमें मिले हैं। अब देखिए उस समय तो इन धातुओं को उस समय तो इन जो मुद्राएं हैं इन मुद्राओं को कोई आहत नहीं कहता होगा, तो आहत नाम पता कैसे चला कि ये आहत है। ठीक है, किसने इनका नामकरण किया, उस समय इनका क्या नाम था हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसका जो नामकरण है आहत वो किया जेम्स प्रिंसेप ने। अब कब किया था, वो किया था 1835 में। ठीक है, तो आहत नाम जेम्स प्रिंसेप द्वारा इन सिक्कों को दिया गया और 1835 में। कारण था कि इन पर जो चित्रांकन किया गया था वो दबाव देकर या चोट मारकर दिया गया था। अब देखिए इन सिक्कों का विस्तृत अध्ययन और इनकी व्याख्या किन्होंने की, तो वो की थी E.J. टैप्सन द्वारा। ठीक है, देखिए अब तक तो हमने किसके बारे में पढ़ा, आहत सिक्कों के बारे में, जिन्हें पंचमार्क भी कहते हैं। अब देखिए उसी समय जो मतलब बुद्ध का समय था, तो उसी समय जातक कथाएं भी लिखी गई थी। ठीक है, तो जातक कथाओं में भी कुछ अन्य मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। तो कितने प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख मिलता है, 3 तरह की। कौन कौन सी थी, निसाका, स्वर्ण और मसाका। ठीक है, लेकिन जिन मुद्राओं का वर्णन जातक कथाओं में किया गया है उनका एक भी सिक्के होने का प्रमाण नहीं मिलता। जैसे आहत सिक्का मिला है या फिर और राजाओं के हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं, वैसे इन सिक्कों का कोई भी हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अब आता है कि आहत सिक्कों का निर्माण कौन करता था। ठीक है, तो आहत सिक्के जो थे इनका निर्माण व्यापारिक संगठन किया करते थे। अब व्यापारिक संगठन में कौन थे, श्रेणी और निगम। तो इसका प्रमाण की श्रेणी जो वर्ग था वो करते थे, इसका प्रमाण हमें वैशाली से प्राप्त श्रेणियों द्वारा बनाई गई पंचमार्क सिक्कों से मिलता है। ठीक है, तो सर्वाधिक आहत सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो वे हमें उत्तर प्रदेश व मगध जो आज बिहार है वहां से हमें इनके भंडार प्राप्त हुए हैं। और जो आहत सिक्कों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, ठीक है, तो वो किया गया मौर्य काल की शुरुआत से मौर्य काल तक इनका सर्वाधिक प्रयोग हुआ। ठीक है, अब हम मौर्य काल के सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इस समय की धातु थी मुद्राओं की वो थी चांदी। ठीक है, चांदी की मुद्राएं बनती थी और मुद्रा का जो नाम था वो क्या था, पण। ठीक है, मुद्रा का क्या नाम था, पण। और पण किस धातु की मुद्रा थी, चांदी की। ठीक है, अच्छा इससे कुछ अन्य मुद्राएं भी थी, जैसे स्वर्ण, कारशापण से बनी हुई धरण और तांबे से बनी हुई मापक या काकण। अब देखिए यहाँ पर जो कारशापण है ये 4 धातुओं से मिलकर बनती थी। ठीक है, कारशापण जो है धातु ये 4 धातुओं से मिलकर बनती थी। और वो कौन सी धातु थी, सोना, चांदी, तांबा और सीसा। ठीक है, अब देखिए जो स्वर्ण है ये सोने के सिक्के होने की बात कहता है, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि सोने का जो सिक्का है उसका होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। हमें जो मौर्य काल की मुद्रा है वो केवल पण याद रखनी है और वो किस धातु की थी, वो थी चांदी की। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर तांबे की मुद्रा के बारे में पूछ लेता है, उसका नाम मापक है और काकण था, तो वो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि सिक्कों का निर्माण कैसे होता था। देखिए इससे पहले क्या था कि व्यापारिक संगठन मुद्राओं का निर्माण करता था, लेकिन मौर्य काल में क्या हुआ कि जो सिक्कों का निर्माण था ना उस पर अब राजकीय नियंत्रण हो गया। यानी कि जो राजा था उसका मतलब उसकी जो सत्ता थी उसका स्वयं ही मतलब इस पर नियंत्रण हो गया था। ठीक है, और टकसाल का उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र से, जो कि कौटिल्य की रचना है।
कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है और इससे हमें क्या मिलता है, मुद्रा व टकसाल का उल्लेख मिलता है। अब क्वेश्चन आता है, टकसाल का जो अध्यक्ष था उसको क्या कहते थे, तो उसको कहते थे लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था, लक्षणाध्यक्ष। अब देखिए मुद्राओं का परीक्षण करने वाला, ठीक है, मुद्रा का परीक्षण करने वाले को क्या कहते थे, रूप दर्शक। ठीक है, ये था टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष और मुद्रा का परीक्षण करने वाला रूप दर्शक। ठीक है, अब देखिए एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो ये मुद्राएं थी इस समय तक, मौर्य काल तक, ठीक है, ये जो मुद्राएं थी ना, इन पर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, यानी कि कोई भी लिपि नहीं मिलती, केवल चित्र मिलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ेंगे हिंद यूनानी शासकों का जो सिक्के, उनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उनके बारे में, और क्रमानुसार हम पढ़ेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो और हमें अच्छे से याद रह सके और हम उनमें डिफरेंस कर पाए। ठीक है।